गंभीर स्थिति में नहीं जाते या किसी प्रकार की डेथ की स्थिति तीनों वायरस में नहीं बनता। तो इसलिए इस तीनों वायरस के जो सिद्धांत है उस पर हमको विश्वास करना चाहिए, और जो हमको वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी मिलता है, जो वैक्सीन मिलता है वो वैक्सीन को लें। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि हम जब वैक्सीन ले लेते हैं उसके बाद बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि डॉक्टर सुभाष मिश्रा सर ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। दो वैक्सीन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कोविड पॉजिटिव हो गए तो कितने अंतराल के बाद वैक्सीन लेना चाहिए, तो उसको मैं रिपीट न करते हुए, शायद कुछ चीज़ शायद छूटा हो क्योंकि मैं लेट से ज्वाइन किया, हो सकता है न भी छूटा हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब हमें वैक्सीन मिल जाता है, वैक्सीन हम लगा लेते हैं, तो 2-3 दिन हमको ऑब्जर्वेशन में अपने आप को रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी कुछ सिम्टम आते हैं, जो उसके जो एडवर्स इवेंट होते हैं, उसमें दो तरीके के होते हैं। एक जो सिस्टेमिक जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है, और दूसरा जो लोकलाइज्ड, जो वैक्सीनेशन के साइट पे होता है। तो वैक्सीनेशन के साइट पे हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है कि वहाँ पर कोई पेन तो नहीं हो रहा है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई स्वेलिंग तो नहीं है, किसी प्रकार की ईचिंग तो नहीं है। तो वैक्सीन के साइट में हमको स्वेलिंग, ईचिंग, रैशेस, रेडनेस, नोड्यूल्स, एब्सेस या पेन, इस प्रकार के सिम्टम्स जो आते हैं वो किसी भी प्रकार के वैक्सीन में अगर किसी व्यक्ति को आता है तो नॉर्मल, उसका एडवर्स रिएक्शन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका नॉर्मल फिनोमिना, वो लक्षण स्वभाव तक कोई भी वैक्सीन लेने से के बाद आते हैं। सिस्टेमिक जो सिम्टम्स है उसमें फीवर है, डायरिया है, बॉडी एक, हेड एक, और कुछ सिचुएशंस में कुछ लोगों में देखा गया है फेब्राइल सीजर, इसको अधिक टेम्परेचर होने से थोड़ा सा कन्वर्सन या झटके आते हैं। तो ये इसको अभी तक के किसी भी प्रकार के वैक्सीन में जो सिस्टेमिक सिम्टम है, लक्षण है, वो एक स्वाभाविक लक्षण है। रहा सवाल फीवर का, फीवर कुछ लोगों को 98-99 से लेकर 102 टेम्परेचर तक फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आता है, इसको हम नॉर्मल लेके चले, और इसकी लास्टिंग जो है लगभग 3 से 4 दिन है। अभी तक का मेरा जो अनुभव है, मैंने मैक्सिमम रोगियों में देखा है जो वैक्सीन लिए लोगों ने, उनको 1 या 2 दिन ही इसकी जरूरत पड़ी, फीवर आए हैं, लेकिन कुछ लोगों में 3 से 4 दिन तक भी वैक्सीन के इफेक्ट के कारण फीवर रहा है, और 102 टेम्परेचर तक भी टेम्परेचर जाता है। 102 से अगर अधिक जाता है तो थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, और 102 या 102 से नीचे रहता है वो भी औषधि, जो आपके आयुर्वेदिक औषधि या एलोपैथी में पैरासीटामोल, या आयुर्वेद में गोदंती भस्म, या गिलोय सत्व, गिलोय घनवटी, इस प्रकार की जो औषधियाँ जो ज्वर दूर करती है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम पर्याप्त नींद लें, बहुत अधिक पानी पिए बार बार। ये भी हमारी इम्यून सिस्टम में जब चेंजेस होते हैं, जब एंटीबॉडी बनती रहती है, उस समय ये चीज़ों का आवश्यकता रहती है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हम जितने वेबिनार में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम एक पढ़े लिखे लोग हैं, तो मेरा एक व्यक्तिगत सलाह है, इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का कोई और सिम्टम आपको मिलते हैं तो एक AER होता है, एडवर्स इवेंट रिपोर्ट। मैंने खुद कुछ पेशेंट के लिए या अपने कुछ परिवार के लोगों के लिए मैंने जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ये है आधार पूना वाला का सीरम इंस्टीट्यूट, उनके एक फार्मेको विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है। उनके फार्मेको विजिलेंस डिपार्टमेंट में निश्चित रूप से उनका एक फॉर्मेट है, अगर किसी को ये जो सामान्य लक्षण है वैक्सीन लगने के बाद के, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई लक्षण अगर आता है या कोई सीरियस इवेंट्स आते हैं, तो ये एडवर्स इवेंट रिपोर्ट उनका एक फॉर्मेट है जो इनके फार्मेको विजिलेंस डिपार्टमेंट डील करता है। मैंने वहाँ 1-2 मेल भेजे हैं, बाकायदा वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम इस प्रकार के जो एडवर्स इवेंट्स अगर किसी के साथ कुछ होता है, आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो हम उस वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है, जिनके वेबसाइट और ईमेल एड्रेस पब्लिक डोमेन में है, उनका एक फॉर्मेट है, PDF फॉर्मेट है, उसको भरकर हम जरूर भेजें, ताकि वहाँ जो बैठे डॉक्टर्स हैं, वहाँ जो बैठे साइंटिस्ट हैं, वहाँ जो बैठे हुए वैज्ञानिक है, वो इन एडवर्स रिपोर्ट का आकलन करें और भविष्य में और अधिक सटीक जानकारी इस वैक्सीन के बारे में या इन वैक्सीन के लगने के बाद की जो स्थिति है उसके बारे में और अधिक सटीक जानकारी आम जनता को देने में वो समर्थ हो सके, वो सक्षम हो सके। उसके लिए हमको उन्हें डाटा अवेलेबल करना चाहिए। तो कोविशील्ड का या कोवैक्सीन का इनके जो फार्मेको विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उनके ईमेल एड्रेस पब्लिक डोमेन में है,
तो अगर किसी प्रकार के जो सामान्य मैंने साइड इफेक्ट्स या सामान्य लक्षण बताए, इसको साइड इफेक्ट तो नहीं कहना चाहिए, ये वैक्सीन के बाद होने वाले पोस्ट वैक्सीन सिम्टम्स हैं, पोस्ट वैक्सीन कॉमन पोस्ट वैक्सीनेशन कॉमन सिम्टम्स है। इन कॉमन सिम्टम्स के अलावा, इन कॉमन साइन के अलावा और कोई भी अगर साइन एंड सिम्टम मिलते हैं तो निश्चित रूप से उनके फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट के फॉर्मेट को फिलअप करके हमको भेजना चाहिए। जब सब तरफ से ऐसे सिम्टम्स के ऐसे एडवर्स इवेंट रिपोर्ट उनको मिलते जाएंगे तो वो भविष्य में और अधिक सटीक जानकारी आम जनता को दे पाएंगे, जिससे इसके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में हमको और अधिक हम वेल वर्स्ड होते जाएंगे। इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन के बाद भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं छोड़ना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में कुछ बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे हर व्यक्ति मानकर चले कि उन्हें न्यूनतम मिनिमम 8 घंटे की नींद लेनी है, अभी के समय में सामान्य से दुगना पानी पीना है, हमेशा मास्क का प्रयोग करें और अभी कम से कम 2 मास्क का प्रयोग करें। जिस प्रकार के वेरिएंट आ रहे हैं, जिस प्रकार से एयर पॉल्यूशन के द्वारा इसका संक्रमण हो रहा है, इवन अगर आप वैक्सीनेट हो चुके हैं उसके बाद भी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साबुन से बार बार हाथ को धोते रहें, भीड़ भाड़ वाले जगह से यथासंभव जाने से बचें। जब तक आपको जरूरत नहीं है तब तक भीड़ से आप हमेशा कभी बचें। जिस स्थान पर या जिस चीज पर संक्रमण का खतरा है वहां को सैनिटाइज करते रहें। प्रतिदिन मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि दिन में 2 बार नाक और मुंह से सादे पानी का भाप लें। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन जी, डी और जिंक का प्रयोग करें। अपने भोजन में नींबू, आंवला, लहसुन, अदरक, हल्दी, गुड़, इसके प्रयोग को बढ़ाएं। इस प्रकार से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमको अभी नहीं छोड़ना है। इसके साथ ही साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी मेरे लगातार कुछ ना कुछ आर्टिकल में पेपर में, न्यूज पेपर के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से देते रहा हूँ, जो आम लोगों के लिए उपयोगी हो सके। उसमें एक नया अभी सिम्टम आ रहा है, हैप्पी हाइपोक्सिया, जो एक खतरनाक स्थिति बन रही है। खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो किसी प्रकार के उसके ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। तो हाइपोक्सिया किसको कहते हैं? जब हमारे खून में ऑक्सीजन के सेचुरेशन जो वो अचानक कम होते जाता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। एक प्रकार का ये कोरोना का एक गुप्त हथियार है। और कोई सिम्टम अगर जैसे ही आते हैं हम अटेंटिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, जांच कराते हैं, दवा लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन जब हमको अगर पता ही नहीं चला, हमारे साथ अगर पीछे से वार कर या लुक छुप कर छिपकर वार किया जा रहा है मान लो, तो हम उधर हम सचेत नहीं हो पाते। तो हैप्पी हाइपोक्सिया की स्थिति से हमको हमेशा सचेत रहना है। इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहूंगा कि सभी अपने नॉर्मल, अपने बॉडी के जो नॉर्मल वैल्यूज हैं, जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, नॉर्मल पल्स रेट कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना है, इसके साथ ही साथ आपके ऑक्सीजन का सेचुरेशन की नॉर्मल वैल्यू कितनी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप सभी के ऑक्सीजन सेचुरेशन 100 या 99 या 98 या हो सकता है 95, 96 भी बहुत सारे लोगों के नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन रहता है। तो हम ये नॉर्मल वैल्यू जानना इसलिए जरूरी है, यदि किसी व्यक्ति का नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन 98, 99